हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में आपको इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वान डेर वाल्स इक्वेशन, ये सभी क्या है, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस हैं। ठीक, और इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, फिर वान डेर वाल्स फोर्स होता है। यानी कि वान डेर वाल्स फोर्स जो है इन सब के कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा वीक होता है। ठीक, द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वान डेर वाल्स फोर्सेस। ओके, देन वान डेर वाल्स फोर्सेस आर क्लासिफाइड इन थ्री टाइप्स। डिस्पर्शन फोर्सेस आर लंडन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। यानी कि वान डेर वाल्स फोर्स जो होता है ये थ्री टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? डिस्पर्शन फोर्स, या फिर इसको हम लंडन फोर्स भी कहते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। और दूसरा है डाइपोल डाइपोल फोर्स, और तीसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। अब इन तीनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि डिस्पर्सन फोर्स या फिर लंडन फोर्स क्या होता है। तो देखिए, डिस्पर्सन फोर्स और लंडन फोर्स, या फिर इसे हम ये भी कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ओके, अब देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है। दीज आर फोर्सेस among the monoatomic or non-polar molecules such as हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि ये जो फोर्स होता है ये मोनोएटॉमिक या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। ठीक, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है। एटम एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैव नो डाइपोल मोमेंट बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि जो ये एटम्स या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनके पास डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है इनके ऊपर ये सिमेट्रिकल रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी कि जो इनका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है मॉलिक्यूल्स का, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का या फिर एटम्स का, ये इनके ऊपर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ओके, अब देखिए हम इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से। मान लीजिए हमारा ए मॉलिक्यूल है, ये वाला जो हमारा बी है, ये दोनों ही नॉन पोलर होने चाहिए। ये जो एटम है और ये नॉन पोलर, यानी मॉलिक्यूल रहेगा तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एटम है तो एटम ही रहेगा। ठीक, तो देखिए सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है वह पूरे एटम या मॉलिक्यूल्स पर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं? यही जो हमारा होता है डिस्पर्शन फोर्सेस या फिर लंडन फोर्सेस। तो नॉन पोलर एटम या फिर मॉलिक्यूल होने चाहिए। अब देखिए बी वाला क्या है। बी वाले की शेप के आधार पे हम समझते हैं इसमें जो है इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल, ये दोनों फोर्स अप्लाई होते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें पोलर मॉलिक्यूल एटम होता है, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल रहेंगे ये पोलर होंगे। ठीक, पहले वाले कंडीशन में क्या था? नॉन पोलर था। दूसरा वाला है ये पोलर है, यानी कि ये ध्रुवीय होते हैं। अब देखिए इसमें जो एक साइड इनका जो चार्ज होता है वो एक साइड शिफ्ट होता है, यानी कि पूरे मॉलिक्यूल पे किसी एक किनारे के साइड प्रेजेंट होता है ज़्यादातर। ठीक, तो ये देखिए इंस्टेंटेनियस डाइपोल और ये है इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट जो हमारा है ये है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ न्यूक्लियस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स अनसिमेट्रिकल, दिस रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पररी इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट। अब देखिए ये जो पॉइंट हमारा है इसी को कह रहा है कि ये जो न्यूक्लियस में वाइब्रेशन होता है, इनके न्यूक्लियस में जब वाइब्रेशन होता है तो उसके कारण जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि ये पोलर है ना, तो इसी के कारण, क्योंकि चार्ज जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यह अनसिमेट्रिकली होता है। यानी कि पहले वाले कंडीशन में देखिए यहाँ पे सिमेट्रिकली था, इस यहाँ पे सिमेट्रिकली था, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, तो इसके कारण क्या होता है, जो यहाँ पे चार्ज जो होता है ये टेम्परेरी होता है, यानी कि परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है। इस वाले पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। ठीक, तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल मूवमेंट होता है यहाँ पे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है जो अगला पॉइंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स वाज फर्स्ट कैलकुलेटेड बाय द जर्मन फिजिसिस्ट फ्राइट लंडन। यानी कि लंडन फोर्स इसका नाम क्यों पड़ा? इसी के कारण कि ये जर्मन के जो फिजिसिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले इस मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट किया था, यानी कि इसको देखा था, इस पे बात की थी।
अब देखिए फ्राइड लंडन इनका नाम था, तो इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, लंडन फोर्सेस, यानी कि डिस्पर्सन फोर्स जो है इसी को हम लंडन फोर्स कह रहे हैं। अब अगला पॉइंट क्या है इसमें देखिए, द फोर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड डिसइंटरेक्टिव, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 गामा की पावर आर, गामा की पावर 6 या फिर आर की पावर भी 6 यहाँ पे हो सकता है, ठीक। अब जो ये फोर्स होता है जो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है या फिर इनके बीच में जो एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, ठीक, यह किसके प्रोपोर्शनल होता है, यह 1 गामा की पावर 6 के प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए गामा क्या है, गामा जो है दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि पार्टिकल्स जो है उसके बीच में जो इंटरेक्ट हो रहा है उसी के बीच के डिस्टेंस को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, दीज फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज, लगभग 500 pm एंड आर प्रेजेंट एमॉन्ग ऑल पार्टिकल्स, यानी कि ये जो फोर्स इसमें जो टेम्परेरी रूप से आता है तो यह जो होता है बहुत ही शॉर्ट रेंज का होता है, यानी कि 500 पिकोमीटर की रेंज का होता है, ठीक। एंड आर प्रेजेंट एमॉन्ग ऑल द पार्टिकल्स, ये जो होता है ये लगभग सभी पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक। और ये शॉर्ट रेंज का होता है, इसी कारण इसका जो फोर्स होता है ये टेम्परेरी होता है, यानी कि इसको हम टेम्परेरी बोलते हैं। अब अगला क्या देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्सेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन। अब देखिए ये जो फोर्स होता है जो यह इंक्रीज करता है तो यह किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, देखिए ये मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि मोलर मास, जिसे हम मोलर मास भी कह सकते हैं, और फिर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करता है, एंड फिर सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि जो मॉलिक्यूल है उसका सरफेस एरिया कितना बड़ा है कितना ज़्यादा है, ठीक, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब देखिए हम यहाँ पे इंटरेक्टिंग एनर्जी जो है यानी कि इंटरेक्शन एनर्जी जो है उसको फाई आर से डिनोट करते हैं, ये इक्वल होता है -c अपन गामा की पावर 6 के। अब c क्या है, c जो होता है 3/2 α1 α2 IE1 इंटू IE2 अपन IE1 प्लस IE2, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी ये जो है IE, ठीक। तो अब देखिए वेयर IE1 एंड IE2 आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द टू मॉलिक्यूल, यानी कि ये दो जो मॉलिक्यूल के बीच आयनाइजेशन जो एनर्जी होता है उसको हम IE से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब α1 α2 क्या है, ये पोलराइजिबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल है, यानी कि जो मॉलिक्यूल है उसकी पोलराइजिबिलिटी जो होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा दूसरा वाला फोर्स है डाइपोल फोर्सेस, जिसको हम कीसन फोर्स भी कहते हैं। तो ये देखिए ये वाला जो फोर्स है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है टीजीटी और पीजीटी के, तो चलिए अब इसको बारी बारी से हम समझते हैं। तो देखिए ये जो है दिस फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन मॉलिक्यूल्स पॉसेसिंग परमानेंट डाइपोल, यानी कि ये जो फोर्स होता है ये परमानेंट डाइपोल होता है, परमानेंट डाइपोल के कारण होता है, ठीक, मॉलिक्यूल्स के बीच में। दिस इंटरेक्शन आर वीक एज कम्पेयर टू आयन बिकॉज ओनली पार्शियल चार्ज आर इन्वॉल्व, यानी कि जो इंटरेक्शन होता है यह आयन चार्ज की अपेक्षा, यानी कि जो आयन के बीच में फोर्स होता है उसकी अपेक्षा ये डाइपोल फोर्स जो होता है इसका इंटरेक्शन जो होता है ये कम होता है पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली पार्टिकल्स चार्ज आर इन्वॉल्व, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके चार्ज जो होता है, यानी कि पार्टिकल्स का चार्ज जो होता है वही इन्वॉल्व होता है, पूरा मॉलिक्यूल नहीं इन्वॉल्व होता है, ठीक, केवल उसके चार्ज जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिकल चार्ज आर इन्वॉल्व। तीसरा पॉइंट है द इंटरेक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶ वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन इंटरेक्टिंग बोथ मॉलिक्यूल, यानी कि यही वही बात है यहाँ पे भी कि यानी कि इंटरेक्शन एनर्जी जो है ये प्रोपोर्शनल होता है 1/r⁶ के, r भी हो सकता है गामा भी हो सकता है, ठीक, हम इसको किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन इंटरेक्टिंग बोथ मॉलिक्यूल, यानी कि ये जो r है ये दो मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दो मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में उसके बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। चौथा पॉइंट है दिस इफेक्ट वाज फर्स्ट स्टडीज बाय किशन 1912 एंड इज नोन एज रेफर्ड आर ओरिएंटेशन इफेक्ट। अब देखिए इसकी स्टडी सबसे पहले किसने किया था, किशन ने किया था 1912 में, तो इसको हम रेफर्ड आर यानी कि इसको हम रेफर्ड या फिर ओरिएंटेशन इफेक्ट भी कहते हैं, ओरिएंटेशन इफेक्ट भी कहते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान देना है, रेफर्ड या फिर ओरिएंटेशन इफेक्ट भी कहेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट क्या हमारा है
इंटरेक्शन एनर्जी फाई आर, इसको भी हम फाई आर से डिनोट करते हैं, लेकिन ये डाइपोल डाइपोल फोर्स के बीच में है, तो यहाँ पे हम ये किसके बराबर होता है, देखिए -2c अपान ए आर सी की है ना। तो c जो है यहाँ पे क्या है 2/3 kT μ1 μ2 अपान 4πε0। अब हम समझ लेते हैं कि ये जो यहाँ पे वर्ड लिखे हैं इनको किन किन चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि इनको क्या कहते हैं। देखिए क्यों के जो होता है ये होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और 4πε0 होता है ये परमिटिविटी फैक्टर ऑफ मॉलिक्यूल का होता है, और ये μ1 एंड μ2 जो है ये परमानेंट डाइपोल है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा तीसरा फोर्स था डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए दो जो मॉलिक्यूल हैं, एक जो हमारा पोलर मॉलिक्यूल होगा, दूसरा वाला नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, और यह जब मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक, तो देखिए ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब ये होता है कि इसमें ध्रुव नहीं होते, यानी कि ये इसके ऊपर एक ही चार्ज होता है, लेकिन इसके अट्रैक्शन के कारण इसका चार्ज बदल जाता है, यानी कि यदि ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, यानी कि इस पर ज़्यादातर ये पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए ये परमानेंट डाइपोल होता है, ये हमें चीज़ ध्यान देना है, यानी कि जो लंडन फोर्स था और डिस्पर्सन फोर्स था वो परमानेंट नहीं था, वो टेम्परेरी था, लेकिन उसके बाद वाला जो दूसरा वाला है डाइपोल डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स जो होता है ये परमानेंट डाइपोल होता है। ठीक, अब देखिए इसको हम समझते हैं, यदि ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो इसके बीच की जो दूरी होती है इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये परमानेंट डाइपोल है, ये μ1 है, ये α2 है, यानी कि देखिए ये पोलराइजिबिलिटी, यानी कि ये पोलराइजिबिलिटी क्रिएट कर रहा है ना, यहाँ पे पोलराइजिबिलिटी हो जाएगा, यानी कि इसका ध्रुवीकरण हो जाएगा, और ये परमानेंट डाइपोल है, यह इंड्यूस्ड डाइपोल है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो देखिए इसमें जो पहला पॉइंट है, दिस फोर्स ऑपरेट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि ये फोर्स जो होता है ये पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में अप्लाई होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, इंटरेक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶ वेयर आर डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल। वही बात है जो कि दूसरे वाले जो कि हम दोनों फोर्स था उसमें भी यही पढ़े थे। तो ये जो होता है इंटरेक्शन एनर्जी जो होता है यह है जो दो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके डिस्टेंस को आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 1/r⁶ के प्रोपोर्शनल है इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या है, दिस फोर्स डिपेंड अपॉन द परमानेंट डाइपोल एंड पोलराइजिबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल की पोलराइजिबिलिटी होती है और यह जो हमारा डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये परमानेंट डाइपोल के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि यह फोर्स जो होता है यह डिपेंड होता है परमानेंट डाइपोल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पोलराइजिबिलिटी के ऊपर। ठीक, यानी कि ये जो फोर्स है यह नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पोलराइजिबिलिटी और परमानेंट डाइपोल मोमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए इसकी स्टडी किसने की थी, इसकी स्टडी जो किए थे डेल्सेफ 1920 में किए थे। डेल्सेफ नाम के वैज्ञानिक थे, ये 1920 में इसके बारे में स्टडी किए थे। अब देखिए अगला क्या है, इंटरेक्शन एनर्जी जो होती है इसमें भी फाई आर से हम डिनोट करते हैं, फाई आर इक्वल टू -c/r⁶ होता है, वेयर c इक्वल टू μ1² α2 अपान 4πε0। देखिए यहाँ पे μ1² α2 है, क्यों, क्योंकि देखिए अलग अलग है ना, यहाँ पे ये देखिए डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स है, यानी कि देखिए ये यहाँ पे हम μ1 से इसको रिप्रेजेंट किए हैं और ये हमारा जो है यहाँ पे α2 से हम इसको रिप्रेजेंट किए हैं। तो देखिए दोस्तों, वेयर c इक्वल टू μ² × α2 4πε0 के बराबर होता है। अब देखिए μ1 क्या है, ये है परमानेंट डाइपोल ऑफ मॉलिक्यूल, और ये जो α2 है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के वजह से हुआ था, यह पोलराइजिबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल है, यानी कि α2 पोलराइजिबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल है। तो आशा करते हो दोस्तों आपको इसमें इंटरेक्शन मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में और वैन डर वाल्स फोर्स के बारे में और ये कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।